हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 865। आज की तारीख है 10 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, पुस्तक द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था राजकमल झा। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 9 दिसंबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनिल सोनी। भारतीय मूल के अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह अमेरिका में ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी वियाट्रिस में कार्यरत थे, जहां उन्होंने हेड ऑफ ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीज के रूप में काम किया। वह 1 जनवरी 2021 से सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। WHO और वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए WHO फाउंडेशन को मई 2020 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र अनुदान निर्माण एजेंसी के रूप में वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी अहम चुनौतियों का सामना करने के लिए लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, नवीनतम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10। हाल ही में भारत में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI जारी किया गया। भारत ने सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त किया है। 2019 में भारत इस सूचकांक में 9वें स्थान पर था। भारत ने CCPI की सभी श्रेणियों में उच्च रेटिंग प्राप्त की है। अक्षय ऊर्जा श्रेणी में भारत का प्रदर्शन मध्यम है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क कैन के सहयोग से जारी किया गया है। CCPI एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग टूल है। यह देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करता है। यह सूचकांक 2005 से प्रकाशित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के एक हिस्से के रूप में आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं के लिए 0.50% रियायत पर ऋण दे रहा है। गोल्ड लोन स्कीम के तहत बैंक 0.25% रियायत पर और 0.50% रियायत पर खुदरा ऋण के लिए एग्री गोल्ड लोन भी दे रहा है। अगला प्रश्न है, पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाला देवी। बाला देवी ने पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। रेंजर्स FC के खिलाड़ी ने मदरवेल के खिलाफ गोल किया। देवी जनवरी 2020 में स्कॉटिश क्लब में शामिल हुई थी। वह विदेशों में पेशेवर फुटबॉल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नगानगौम बाला देवी एक भारतीय महिला फुटबॉलर है जो स्कॉटिश महिला प्रीमियर लीग क्लब रेंजर्स और भारत की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलती हैं। अगला प्रश्न है, निकोला सियूका किस देश में अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया। संसदीय चुनावों में अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रोमानियाई प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने इस्तीफा दे दिया है। लुडोविक ओरबान के इस्तीफे के बाद निकोला सियोका रोमानिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए हैं। 53 वर्षीय निकोला एक सेवानिवृत्त रोमानियाई सेना जनरल हैं जो पिछले साल नवंबर में रक्षा मंत्री बने थे। बात करें रोमानिया की तो इसकी कैपिटल है बुकारेस्ट और करेंसी है रोमानियन ल्यू। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने हाल ही में किस देश के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते PTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूटान।
बांग्लादेश ने स्वतंत्रता के बाद भूटान के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दुनिया के किसी भी देश के साथ इसका पहला पीटीए है। यह ढाका में भूटान और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की 85वीं वर्षगांठ पर हस्ताक्षर किया गया है। यह दोनों देशों के बीच कई सामानों को शुल्क मुक्त करने की अनुमति देगा। यह 100 बांग्लादेश उत्पाद और 34 भूटान उत्पादों को शुल्क मुक्त करने की अनुमति देगा। भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार लगभग $50 मिलियन है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया और नेपाल सहित कई अन्य देशों के साथ 11 पीटीए और एफटीए पर हस्ताक्षर करेगा। अधिमान्य व्यापार समझौता एक प्रकार का व्यापार समझौता है जिसमें सदस्य कुछ उत्पादों के व्यापार पर शुल्क कम करते हैं। बात करें भूटान की तो इसकी कैपिटल है टिम्फू, करेंसी है भूटानीज नगल्ट्रम और किंग है जिग्मे खेसर नमगये वांगचुक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी डेलिस रॉल्स्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। हॉल ऑफ फेम के सदस्य रहे अमेरिका के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी डेनिस रॉल्स्टन ने कैंसर के कारण दम तोड़ा। 5 बार के ग्रैंड स्लैम युगल चैंपियन और 60 के दशक में पेशेवर वर्ल्ड चैंपियनशिप टेनिस टूर से जुड़ने वाले शुरुआती खिलाड़ियों में शामिल डेनिस रॉल्स्टन का निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे। रॉल्स्टन ने 1960 में विंबलडन चैंपियनशिप में युगल खिताब जीता, जबकि 1961, 1963 और 1964 में यूएस चैंपियनशिप में भी युगल चैंपियन रहे। अगला प्रश्न है, हर साल सार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 दिसंबर। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्क दिवस 1985 में सार्क देशों के नेताओं द्वारा ढाका में आयोजित पहले सार्क सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने का प्रतीक है। इस वर्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ ने 35वां स्थापना दिवस मनाया। सार्क के 8 सदस्य देश हैं भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने थारू आदिवासियों के लिए एक योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इन जनजातीय गांवों को पर्यटन मानचित्र पर लाना है। यह रोजगार पैदा करेगा और क्षेत्र में जनजातीय आबादी को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यह एक होम स्टे योजना है जिसके तहत उत्तर प्रदेश वन विभाग पर्यटकों को थारू जनजातीय लोगों के प्राकृतिक आवास में रहने का अनुभव प्रदान करेगा। ये झोपड़ियां जंगल से एकत्रित घास से बनाई जाती हैं। थारू जनजाति शिवालिक या निचले हिमालय में स्थित तराई क्षेत्रों से संबंधित है। इनमें से ज्यादातर लोग कृषि संबंधी कार्य करते हैं। थारू शब्द का अर्थ है थिरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी। थारू जनजातीय लोग नेपाल और भारत दोनों देशों में निवास करते हैं। भारत में थारू जनजाति से संबंधित लोग बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी 11 लाख थी। यह बढ़कर अब 20 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। राज्य में जनजातीय आबादी की वृद्धि में थारू जनजाति का काफी योगदान है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल और फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद। नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई प्रमाणित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी यानी नेपाल और चीन। नेपाल और चीन के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर प्रमाणित की है। माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई 1954 से मान्यता प्राप्त ऊंचाई की तुलना में 86 सेंटीमीटर अधिक है। यह भारत के सर्वेक्षण द्वारा 1954 में निर्धारित किया गया था, जिसमें थियोडोलाइट्स और चेन जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया था।
नेपाल सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 1954 के सर्वे ऑफ इंडिया के निष्कर्षों का पालन करने के बजाय अपने दम पर पहाड़ को मापेगी। बात करें नेपाल की तो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है काठमांडू और करेंसी है नेपालीज रूपी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो WHO फाउंडेशन के पहले CEO बने हैं अनिल सोनी। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 10th है। आत्मनिर्भर विमेन स्कीम बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की है। प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली इंडियन विमेन बनी है बाला देवी। निकोला सियुका रोमानिया के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बांग्लादेश ने पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भूटान के साथ किया है। टेनिस खिलाड़ी डेनिस राल्स्टन का निधन हो गया। साक डे दिसंबर 8 को मनाया जाता है। थारू ट्राइबल्स के लिए स्कीम उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। माउंट एवरेस्ट में एलिवेशन को सर्टिफाई नेपाल और चाइना ने किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, नवीनतम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत का रैंक क्या है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।